हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। डिप्लोमा अकेडमी में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो लास्ट टाइम मैंने आपको संधि के बारे में बताया था, तो मैं दोबारा से आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। संधि जो है 3 प्रकार की होती है हमारी। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 आयात संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में आपको बताएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए। संधि संधि के 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। जो स्वर संधि होती है उसके 5 टाइप होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब इसमें भी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार। नंबर 1 दीर्घ संधि। आप ये मत सोचना कि स्वर संधि तो ऐसे दीर्घ स्वर संधि भी बोल सकते हैं, पर जो मैंने ऊपर लिख दिया है स्वर संधि कितने प्रकार हैं, 5 होते हैं। तो मैं ये 5 का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। नंबर 2 गुण संधि। आप आराम से पढ़ते रहिए, हर एग्जाम में ये आती हैं। वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है क्या? नंबर 5 आयात संधि। बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान भाषा में मैं आपको इस संधि के बारे में बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। और उसके बाद स्वर संधि के प्रकार 5 होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयात संधि। अब मैं आपको दीर्घ संधि के बारे में बताऊंगा। देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है यहाँ पे दीर्घ संधि। आसान शब्दों में बताऊंगा। जब कभी भी, ध्यान देना, जब कभी भी छोटे अथवा बड़े, छोटे या ऐसे ह्रस्व भी बोल सकते हैं या ऐसे दीर्घ भी बोल सकते हैं, अथवा ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आए तो वह
दीर्घ संधि कहलाती है। देखो मैं आपको अभी सब के बारे में धीरे धीरे बताऊँ। जैसे मैंने क्या बोला, हमारा ह्रस्व जो होता है जैसे अ, ई, ऊ। अब मैंने क्या बोला, हम जब कभी भी छोटे या बड़े, ये भी लिख सकता हूँ, आ, ई, ऊ, जब कभी भी छोटे बड़े या छोटे ह्रस्व के बाद ये स्वर आए तो वो दीर्घ संधि होती है। जैसे आ धन आ बराबर क्या होगा, आ। ध्यान देना थोड़ा, आ धन आ बराबर आ। थोड़ी सी ये याद कर लेना, आप आसान से समझ जाओगे। आ धन बड़ा आ, तब भी आ होगा। आ धन आ, तब भी आपका आ होगा। आ धन आ, तब भी आपका आ होगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है ई और छोटी ई बराबर बड़ी ई। मैं इसके सभी के आपको उदाहरण भी बताऊंगा, पहले आपको समझा रहा हूँ। ई प्लस बड़ी ई, तब भी बड़ी ई होगा। ई प्लस ई, तब भी आपको बड़ी ही होगा। और ई प्लस ई, तब भी आपकी बड़ी ही होगा। बच्चों एक यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर भी बड़ा ऊ होगा। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर भी आपका बड़ा ऊ होगा। बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर भी आपका बड़ा ऊ होगा। और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी आपका बड़ा ऊ होगा। एक होता है जैसे ऋषि नहीं होते, ये ऋषि, एक ऋषि और ए ऋषि, बड़ा हुआ आपका बड़ी ऋषि, इस टाइप की हो जाती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, आप थोड़ा ध्यान देना। दीर्घ संधि उसे कहते हैं जब किसी छोटे या बड़े, जब कभी भी छोटे या बड़े अथवा ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वर के बाद वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो वो दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे मैंने, ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर के बाद अगर ह्रस्व स्वर आए तो वो बड़ा हो जाता है। अगर ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए तब भी वो बड़ा हो जाता है। अगर दीर्घ स्वर के बाद, दीर्घ स्वर है के बाद ह्रस्व स्वर आए तब भी आपका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ स्वर के बाद अगर दीर्घ स्वर आए तब भी आपका दीर्घ स्वर हो जाता है। इसी तरह ये छोटी है, दोनों क्या है, ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर को मिला के क्या बड़ा स्वर बन रहा है। यहाँ एक छोटा स्वर है, ह्रस्व स्वर है, और एक दीर्घ स्वर है, दोनों को मिला के आपका बड़ी ई हो रहा है। यहाँ पे क्या दीर्घ स्वर है और ये क्या है, ह्रस्व स्वर है, दोनों को मिला के ये आपका दीर्घ स्वर बन रहा है। छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी है। जब कभी भी छोटे या बड़े ह्रस्व स्वर के बाद आए तो वो दीर्घ संधि कहलाती है। मैंने आपको इसका, अब इसके अभी एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। इधर से मैं आपको यहाँ से बताता हूँ और मैं इसके आपको, सॉरी ये मेरे से बैठ गया। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ। मैं आपको यहाँ से इन सभी के एक एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से देखो, अब मैं लिखूँ, बच्चों यहाँ दिख रहा है आपको, ये मिट गया था मेरे से, छोटा ऊ धन, देखो धर्मा तो माँ,
और संधि में सबसे बड़ी बात है, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों जो संधि विच्छेद करेंगे दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। सबसे बड़ी पहचान संधि में यह है। जैसे धर्मात्मा है, अब इसकी हम संधि करें ना, धर्म धन आत्मा, ध्यान देना। अब मैं इसका संधि विच्छेद किया, देखो धर्म होता है, कोई अर्थ है इसका धर्म, आत्मा भी होता है। अगर मैं इसे ऐसे करता, धर्मा धन आत्मा, क्या इसका कोई आपको अर्थ लग रहा है कि धर्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है? तो इसीलिए कभी भी संधि को तोड़ने के बाद ना उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझो। संधि विच्छेद करने के बाद दोनों का अर्थ होना अवश्य है। अगर अर्थ नहीं हो रहा है तो उसमें आप कोई ना कोई कमी कर रहे हो। अब देखिए, मैंने आपसे बोला था इसमें क्या है, अ धन, इसमें क्या है, बड़ा। मैंने आपको बोला ये क्या है, ह्रस्व स्वर है, और ये क्या है, दीर्घ स्वर है। तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है ना। यहाँ ह्रस्व तो आ बराबर, तो दोनों मिलावा हमारा संधि क्या बना था, धर्मा तमा। मैंने आपको जो पॉइंट लिखा है आप किसी भी उसमें रखोगे तो आपका यही आएगा। नंबर जैसे मैं बोलूँ रविंद्र, देखिए आप कहोगे रविंद्र है, रवि धन इंद्र। आप रवि होता है, इंद्र होता है। अब आप ऐसे गलती से ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? मैंने क्या बोला, जब संधि करने के बाद उनके कुछ ना कुछ अर्थ निकले हैं। जैसे रवि है, रवि धन इंद्र है, अगर हम गलती से ऐसे लिख दें रवि धन इंद्र, क्या ये आपने सही लिखा है? इंद्र ऐसे होता है, रवि ऐसे होता नहीं होता। तो हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, जब यहाँ क्या है छोटी और यहाँ भी क्या है छोटी ई, तो मैंने आपको बताया हमेशा छोटी ई प्लस छोटी, छोटा है ह्रस्व स्वर हो गया, ये भी दोनों मिलाकर बड़ी हो जाता है। तो जब हमने इसका संधि किया तो ये क्या हो गया, रविंद्र। तो इसी तरह आपको ये ध्यान में रखना है। अब जैसे मैं यहाँ लिख दूँ पुस्तकालय, अब पहले तो अपने मन में ये देखो, पुस्तकालय से संधि विच्छेद करेंगे, पुस्तक धन आलय लिखेंगे, पुस्तक धन आलय। अब आप यहाँ ना पुस्तकालय आलय नहीं करना, पुस्तक धन आलय की ना, पुस्तक का मतलब किताब और आलय का मतलब घर होता है, जहाँ पुस्तक रखी जाती हैं। अब आलय का कोई अर्थ होता है, तो यहाँ क्या हो गया आ, और यहाँ क्या हो गया बड़ा आ, तो दोनों को मिला क्या हो गया आ, तो हो गया ना। तो इसीलिए आप जब भी संधि विच्छेद करोगे तो उन दोनों का अर्थ होना जरूरी है, तभी आप जान पाओगे आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और चारों फॉर्मों में से मैंने जो लिखवाया है इसी के अनुसार छोटा आ या छोटा आ है तब भी बड़ा आ बनेगा। मैंने जो चारों कंडीशन लिखी हैं आपको ये अच्छी तरह तैयार करनी है, ठीक है।